ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर एडवर्टाइजिंग पार्ट नंबर 5। टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते समय किन बातों या सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइज सेलेक्टिंग अ मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट। पहला पॉइंट है बाजार या फिर मार्केट। बाजार वो स्थान होता है जहाँ पर कि हमारे ग्राहक रहते हैं। ऐसा माध्यम हम विज्ञापन का चुनें जो कि उस बाज़ार तक भी पहुंच सके, उस क्षेत्र तक भी पहुंच सके जहां पर कि हमारे ग्राहक रहते हैं। जिन लोगों को हम वस्तु बेचना चाहते हैं, हमारी वस्तु की जानकारी उन लोगों तक वो पहुंचा सके। सेकंड पॉइंट है वितरण या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हम जो सामान को पहुंचाएंगे ग्राहकों के नज़दीक, तो यहाँ पर ये दिया गया विज्ञापन ऐसी जगह पे ही किया जाए जहाँ पर कि हम सामान को पहुँचा सकते हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर कि सामान को पहुँचाने की हमारे पास सुविधा नहीं है, वहाँ पर यदि हम विज्ञापन करते भी हैं तो हमारा विज्ञापन बेकार जाएगा, क्योंकि विज्ञापन से मांग होगी और जब ग्राहक को वस्तु मिलेगी नहीं तो फिर वो किसी और वस्तु पर शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा है लागत या फिर कॉस्ट। लागत भी ध्यान में रखी जाती है जब विज्ञापन के माध्यम का चुनाव किया जाता है। अनावश्यक रूप से विज्ञापन करने से वस्तु की लागत बढ़ जाती है और उसका लाभ हमारे को नहीं हो पाता। फोर्थ पॉइंट हमारे को दिया गया चलन या फिर सर्कुलेशन। जब हम विज्ञापन के माध्यम का चुनाव करते हैं तो हमने ये देखना है कि कौन सा विज्ञापन का माध्यम जो है इस वक्त ज़्यादा चलन में है, ज़्यादा सर्कुलेशन में है, ज़्यादा विज्ञापन उसके माध्यम से हो रहा है। ऐसे माध्यम का चुनाव किया जाए जिससे कि हमारा जो विचार है, हमारी जो सूचना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और कम से कम व्यय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी जानकारी या सूचना को पहुंचा सकें। पांचवा पॉइंट है रीति या फिर यूसेज। रीति या फिर यूसेज का मतलब है कि हमारी प्रतियोगी, हमारी जैसी वस्तु बनाने वाली और जो कंपनियां हैं, वो विज्ञापन के किस माध्यम को अपनाती हैं, किस रीति को अपनाती हैं, कौन सी टेक्निक को अपनाती हैं। सिक्स पॉइंट दिया गया सबसे अधिक आकर्षक साधन का चुनाव करना चाहिए। मोस्ट अट्रैक्टिव मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट मस्ट बी यूज, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित हम कर सकें। सेकंड पॉइंट है विज्ञापन के माध्यम का प्रभाव समय से आंका जाना चाहिए। इफेक्ट ऑफ द मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट मस्ट बी इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द टाइम और इफेक्ट। जब हम माध्यम का चुनाव करें हमें यह भी देखना है कि ये जो विज्ञापन इस माध्यम से हम करने जा रहे हैं इसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा। जिस विज्ञापन के माध्यम का प्रभाव अधिक समय तक रहता है उसका हमें चुनाव करना चाहिए। ऑटोमेट है विज्ञापन के माध्यम वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। जैसी वस्तु का हम विज्ञापन करने जा रहे हैं उसी प्रकार के माध्यम का हम चुनाव करें। जैसे मान लेते हैं हम मोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं कि हमारी कार है, हम स्कूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि बनाते हैं, तो ऐसे लिए इसकी कुछ स्पेशल मैगज़ीन्स आती हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन्हीं मैगज़ीन्स में किया जाना चाहिए। यदि बच्चों से संबंधित कुछ हम आर्टिकल बनाते हैं, कोई वस्तुएं बनाते हैं, तो बच्चों की कुछ मैगज़ीन्स होती हैं उनमें विज्ञापन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नाइन्थ पॉइंट कि विज्ञापन के जिस माध्यम का जनता ज़्यादा आदर करती है उसी का चुनाव किया जाए। ओनली दैट मीडिया मस्ट बी सिलेक्टेड विच हैज़ फेथ इन कस्टमर्स माइंड। जिसका ग्राहक आदर करेंगे उस माध्यम का यदि हम चुनाव करते हैं तो तुरंत ग्राहक उसका विश्वास कर लेते हैं। जिसके ऊपर लोगों को पहले विश्वास नहीं, उस पर हम विज्ञापन करेंगे तो विज्ञापन हमारा उन तक जाएगा तो अवश्य, परंतु वो सोचेंगे कि पता नहीं ये कितना प्रभावशाली है, इसी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। 10th पॉइंट है विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड। मनोवैज्ञानिक मतलब ग्राहक के मन के ऊपर इस विज्ञापन के माध्यम का क्या प्रभाव होने जा रहा है, उस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा वस्तुओं की प्रकृति या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। हम कैसी वस्तु बना रहे हैं, वस्तु किस टाइप की है। अगर हम लोकल ही वस्तुएं बनाते हैं, लोकल ही बेचना चाहते हैं स्थानीय विशेष तक, तो स्थानीय विशेष में चलने वाले जो उस भाषा के जो न्यूज़पेपर हैं उनमें उस जगह गांव विशेष शहर में हम लोग पोस्टर्स लगा सकते हैं। अगर हम फैशनेबल वस्तुओं की बिक्री करते हैं तो उसमें हमें टीवी इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। अगर हम जो वस्तुएं बनाते हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स होती हैं, मतलब उनका उपयोग जो है इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में किया जाएगा, तो फिर हमारे को न्यूज़पेपर्स, कमर्शियल मैगजीन्स या फिर मेल के द्वारा जो है लोगों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। 12th पॉइंट है बाजार का क्षेत्र या स्कोप ऑफ द बिजनेस। यदि हमारा बाजार मतलब जहाँ पर कि हमारे ग्राहक रहते हैं, जहाँ पर हम वस्तु को बेचना चाहते हैं, यदि हमारा बाजार राष्ट्रीय है, इसका मतलब है हमारे देश के अंदर यदि वस्तु को बेचना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, कुछ भी हम माध्यम अपना सकते हैं। यदि स्थानीय बाजार है, अपने शहर या अपने गांव में ही वस्तु बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो मैगजीन चलती है, वहाँ पर जो सिनेमा हॉल है, वहाँ पर स्लाइड्स में हम लोकल न्यूज़पेपर में हम दे सकते हैं।
यदि हमारी वस्तु जो है किसी विशेष वर्ग की है, जैसे कि बच्चों की है या लेडीज़ की है या एज्ड लोगों की है, एडल्ट्स की है, तो उनसे संबंधित जो मैगज़ीन्स होते हैं, उनसे संबंधित जो रेडियो में प्रोग्राम्स आते हैं, उनसे संबंधित जो टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं, उनमें हम विज्ञापन कर सकते हैं। 13 पॉइंट हमारा है क्रेता का स्वभाव या नेचर ऑफ द बायर। क्रेता का स्वभाव का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हमारा बायर जो है कंज्यूमर है, ग्राहक है, जो कि वस्तु को खरीदेगा और यूज़ कर लेगा, तो हम डीलर के डिस्प्ले का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारी वस्तु के जो दुकानदार हैं वो डिस्प्ले करेंगे, उनको प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि ग्राहक आकर्षित करे, उसको ले और यूज़ कर ले। अगर हमारे जो ग्राहक हैं वो इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब हमारा जो बनाया हुआ सामान है वो इंडस्ट्रीज़, उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, हम मशीनें बनाते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, तो फिर बिज़नेस लेटर्स हम इशू कर सकते हैं कंपनीज़ को। मैगज़ीन्स जो हमारी कंपनी से रिलेटेड होती हैं उनमें हम अपना विज्ञापन दे सकते हैं। 14 पॉइंट हमारा हो जाएगा नेचर ऑफ द मैसेज, संदेश का प्रभाव है। अगर हमारे मैसेज छोटे हैं तो रेडियो का प्रयोग किया जा सकता है, बहुत लंबे मैगज़ीन है तो फिर पोस्टर्स में या मैगज़ीन्स में दिए जा सकते हैं। यदि हमारा मैसेज जो है किसी गीत के रूप में है तो रेडियो या टीवी में से दिया जा सकता है। यदि हमारा मैसेज या संदेश जो है विज्ञापन का चित्रों के रूप में है तो फिर फिल्म्स की सिनेमा हॉल्स में स्लाइड्स के रूप में, मैगज़ीन्स में हम इसे दे सकते हैं। 15 पॉइंट आ जाएगा वित्तीय साधन या फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर हमारे पास वित्तीय साधन, धन की स्थिति हमारी काफ़ी अच्छी है, तो हम टीवी के माध्यम से, मेल के माध्यम से, मैगज़ीन्स के माध्यम से विज्ञापन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, ज़्यादा पैसा हमारे पास नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम पोस्टर्स, रेडियोज़, न्यूज़पेपर इत्यादि के माध्यम से विज्ञापन कर सकते हैं। 16 पॉइंट हमारे को दिया गया माध्यम की लागत या कॉस्ट ऑफ मीडिया। कम खर्चे में हमारे को ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी वस्तु के विज्ञापन को पहुँचाएँ। डिफरेंट मीडिया से डिफरेंट कॉस्ट, अलग अलग मीडिया की अलग अलग लागत होती है, तो हमारे को लागत को ध्यान में रखना होगा। 7th पॉइंट हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। यदि हमारे विज्ञापन का उद्देश्य है कि हम तुरंत सूचना देना चाहते हैं लोगों को, ग्राहकों को, तो फिर हम रेडियो, टीवी का माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम ये चाहते हैं कि जो हम संदेश दे रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक प्रभावशाली रहे, तो फिर हमें मैगजीन्स का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मैगजीन बहुत लंबे समय तक रहती हैं। 18 पॉइंट आ जाएगा क्रय निर्णयों का समय एवं स्थान, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस डिसीजन। देरी से संदेश अगर हमारा पहुंचता है, ऐसा माध्यम का हमने चुनाव किया कि देरी से हमारा संदेश पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा संदेश उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, या उसका लॉजिक जो है, उसका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि विज्ञापन प्रति या कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब विज्ञापन प्रति या कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होती है? देखें, जब हम टीवी, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह में या पोस्टर्स के माध्यम के, विज्ञापन बोर्ड के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब हम विज्ञापन देते हैं, तो सबसे पहले हम विज्ञापन को एक कागज़ के ऊपर लिखते हैं कि कैसे उसका हेडिंग हम लिखेंगे। कागज़ के ऊपर हमने उसके डायलॉग्स वगैरह लिखने हैं, चित्र जो हमने लगाने हैं वो चित्र भी उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। मतलब पूरा एक जो प्रिंट करके हमने भेजना है उसकी कॉपी हम बनाते हैं, जो विज्ञापन में दिया जाएगा, तो उसको हम एडवर्टीजमेंट कॉपी या विज्ञापन प्रति कहते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक इसमें आ जाएगा कि एक अच्छी विज्ञापन प्रति जो होगी उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो प्रोफेसर एस डावर के अनुसार हमारे को कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया, ये ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, अटेंशन वैल्यू इसमें होनी चाहिए। विज्ञापन की प्रति, मतलब जो विज्ञापन में हम लिखें, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसमें चित्रों का प्रयोग किया जाए, कलर्स का प्रयोग किया जाए, हेडिंग उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, नारे या स्लोगन्स वगैरह भी उसमें होने चाहिए जो कि ग्राहकों के ध्यान को आकर्षित करें। अगला है सुझावात्मक या फिर सजेस्टिव। ऐसा नहीं आवश्यक है कि विज्ञापन को देखने के बाद ग्राहक जो है वस्तु को खरीद ही लेगा। अगर वो नहीं भी खरीदता है तो कम से कम उसे, उसका ज्ञान जो है हमारे विज्ञापन को देखकर उसे बढ़ना चाहिए, उसे वस्तु के गुणों के बारे में जानकारी हो जाए, वस्तु को कैसे प्रयोग करना है उसकी विधि से उसे परिचित करवाया जाए, उसे सुझाव दिया जाए कि आप ऐसी वस्तु का प्रयोग करें। थर्ड पॉइंट है समरण तत्व या मेमोराइजिंग वैल्यू। विज्ञापन इस प्रकार से हो जिसमें कि कोई चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए, ताकि, और विज्ञापन बार बार किया जाए, ताकि उसकी विज्ञापन में जो संदेश हम देना चाहते हैं उसकी याद जो है उसे बार बार ताज़े बने रहे, जो कि बार बार विज्ञापन करने से ही संभव होगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है विश्वास तत्व या कन्विक्शन वैल्यू। विश्वास तत्व का मतलब है ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करें जिससे कि ग्राहकों को हमारी कही हुई बात के ऊपर तुरंत विश्वास हो जाए। और विश्वास को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम कई बार कुछ आंकड़े या फिगर्स भी देते हैं, जैसे मान लो कि पिछले साल हमारे 1 लाख या 10 लाख जो है वस्तुएं बिक चुकी हैं,
इसके लिए हम प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं कि अगर हमारी कंपनी को अपनी वस्तु की क्वालिटी के लिए सरकार की तरफ से या किसी और संस्था की तरफ से अच्छी क्वालिटी के लिए कोई सर्टिफिकेट मिला है, प्रमाण पत्र मिला है, तो वो भी हम उसमें छोटा सा फ़ोटो उसका दे सकते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। उसके बाद है भावात्मक तत्व या सेंटिमेंटल वैल्यू। विज्ञापन करते समय हमारे को ये भी देखना है कि ग्राहकों की भावना उसको हम प्रभावित करें, उससे उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करें, और हमारे विज्ञापन में ऐसी भी कोई बात ना हो जैसे किसी और व्यक्ति की भावना को ठेस पहुँचे। 6 पॉइंट है शिक्षा तत्व या एजुकेटिव वैल्यू। अगर वही बात जो हमने पहले भी डिस्कस की कि अगर ग्राहक वस्तु को क्रय नहीं करता है तो कम से कम उसको वस्तु का ज्ञान तो हो जाए कि कैसे वस्तु है, किस कंपनी की वस्तु है, किस मूल्य पर आती है, कहाँ से वस्तु मिल सकती है और ये किस काम आती है। 7 पॉइंट है प्रवृत्ति तत्व या इंस्ट्रक्टिव वैल्यू। व्यक्ति की उसकी रुचि प्रवृत्ति की तरफ विशेष ध्यान जो है आकर्षित जो ध्यान हमें देना है ताकि विज्ञापन ऐसा बनाया जाए जो कि उसकी रुचि को अनुसार हो, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार हो और उसके ध्यान को आकर्षित कर सके। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है, क्या विज्ञापन का भार अंतिम रूप से उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है? डज द बर्डन ऑफ द एडवर्टीजमेंट फॉल्स ऑन द कंज्यूमर? या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्या विज्ञापन वस्तु की प्रति इकाई लागत को बढ़ा देता है? डज एडवर्टीजमेंट इंक्रीज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट? तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या पॉइंट्स होंगे अब हमारे। पहला ए पॉइंट इसमें आ जाएगा, विज्ञापन का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। बर्डन ऑफ द एडवर्टीजमेंट फॉल ऑन द कंज्यूमर, क्योंकि जो दुकानदार विज्ञापन करता है उसका जो खर्चा आता है वो ग्राहक से वस्तु की कीमत बढ़ाकर वसूल किया जाता है। तो पॉइंट्स इसमें देखेंगे। पहला पॉइंट दिया गया, विज्ञापन लागतों को वस्तु में जोड़कर कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट इज एडेड टू द प्रोडक्ट विच एनहांसेस द रेट्स। विज्ञापन की लागत जो है वस्तु के मूल्य में जोड़ दी जाती है जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं और ग्राहकों से फिर हम ज़्यादा कीमत वसूल करते हैं। इसका बोझ ग्राहक पर पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है, व्यापारी अपने लाभ को बढ़ाने के लिए विज्ञापन का व्यय ग्राहकों से वसूल करते हैं। बिजनेसमैन वांट्स टू एनहांस देयर प्रॉफिट सो दे रिकवर द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द कंज्यूमर्स। क्योंकि विज्ञापन करता है या व्यापारी जो है उसका उद्देश्य अपने लाभ को बढ़ाना है, इसलिए विज्ञापन पर जो खर्चा वो करता है वो खर्चा वो खुद नहीं सहन करता। यदि वो कुछ खर्चा सहन करेगा तो उसका लाभ कम हो जाएगा, जबकि व्यापार का उद्देश्य तो केवल मात्र लाभ बढ़ाना है। इसलिए हर व्यापारी विज्ञापन का खर्चा ग्राहकों से ही वसूल करते हैं। थर्ड पॉइंट है, विज्ञापन से लोकप्रिय हुआ ब्रांड कीमतों को बढ़ा देता है, अतः इनकी वस्तुएं महंगी होती हैं। कॉस्ट ऑफ द गुड्स इज आर मोर हुज ब्रांड्स आर हैव बिकम वेरी पॉपुलर बाय द एडवर्टीजमेंट। सामान्यतः क्या होता है, विज्ञापन के द्वारा हमारा ब्रांड नेम, मतलब हमने वस्तु का जो नाम रखा उसका बार बार विज्ञापन किया और उसको बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कर दिया। हमने वस्तु का जो नाम रखा उसे हमने ब्रांड नेम कहते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम से हम उसको इतना ज़्यादा लोकप्रिय बना देते हैं कि लोग उसको अधिक कीमत पर खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और फिर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर दुकानदार या विक्रेता या निर्माता जो होते हैं अपनी वस्तु की कीमतों को बढ़ा करके वस्तु को ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। मतलब ब्रांडेड वस्तुएं जो हैं वो ज़्यादा कीमत पर लोगों को प्राप्त होती हैं। बी पार्ट इसमें आ जाएगा, विज्ञापन का भार जो है उपभोक्ता पर नहीं पड़ता। बर्डन ऑन एडवर्टीजमेंट डज नॉट फॉल ऑन द कंज्यूमर्स। पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, विज्ञापन से विक्रय में वृद्धि होती है जो प्रति इकाई लागत को घटाती है। एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेज द सेल विच रिड्यूसेस पर यूनिट कॉस्ट। विज्ञापन जब किया जाएगा तो उससे बिक्री बढ़ जाएगी क्योंकि लोग ज़्यादा वस्तु की डिमांड करेंगे और ज़्यादा वस्तु की डिमांड होगी तो ज़्यादा उत्पादन होगा तो पर यूनिट कॉस्ट, एक वस्तु की बनाने की लागत घट जाती है। कुल मिलाकर सारी लागत घटेगी तो प्रति वस्तु लागत भी घटेगी। सेकंड पॉइंट है, बड़ी मात्रा में विक्रय से बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होते हैं। ड्यू टू द सेल ऑफ द लार्ज स्केल कंपनी गेट्स लार्ज स्केल इकोनॉमीज। लार्ज स्केल इकोनॉमीज का मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से जो हमारे को लाभ होते हैं। तो बड़ी मात्रा में विक्रय मतलब बड़े पैमाने पर हमने उत्पादन किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन से हमको लाभ भी प्राप्त हुए। थर्ड पॉइंट है, बड़े पैमाने पर उत्पादन से विशिष्टीकरण किस्म में सुधार, उपभोक्ता को प्रमाणित वस्तुएं मिलती हैं। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज स्केल स्पेशलाइजेशन इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड द कंज्यूमर गेट्स गुड्स ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। देखो, बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है, कंपनी एक ही वस्तु बार बार बनाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जब हम बनाते हैं, लंबे समय तक कार्य करते हैं तो उस कार्य में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ नोन एज स्पेशलाइजेशन, इसी को विशिष्टीकरण कहा जाता है। और जब हमें विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है, हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो हम जो वस्तु बनाएंगे उसकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, तो किस्म में सुधार इसमें हो जाता है। उसके बाद है, ग्राहकों को प्रमाणित या स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी की वस्तुएं मिलती हैं क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बना रहे हैं। फोर्थ पॉइंट दिया गया, बिना मौसम भी विज्ञापन के विक्रय में स्थिरता रहती है, उत्पादन में स्थिरता रहती है। विज्ञापन जब हम करते हैं और विज्ञापन में हम क्या करते हैं, जिस मौसम में वस्तु की बिक्री नहीं हो रही होती तब विज्ञापन के द्वारा हम बताते हैं कि हमने कुछ ऑफ सीज़न डिस्काउंट लगाया,
ठीक है, जैसे 10%, 20%, 50% हम डिस्काउंट पर चीज़ को बेच रहे हैं। तो जो मौसम नहीं था, मतलब जिसमें कि वस्तु की बिक्री होने की कोई संभावना नहीं थी, उस मौसम में भी ग्राहकों ने डिस्काउंट के लालच में आकर वस्तु को ख़रीदा। और जब बिना मौसम के भी वस्तु हमारी बिक जाती है तो इसका मतलब है हमारी वस्तु बिक रही है, तो हमारा उत्पादन लगातार चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा विज्ञापन के कारण हम उस मौसम में भी वस्तु को बेचते हैं और उस मौसम में भी वस्तु का उत्पादन करते रहते हैं। लगातार हमारी फैक्ट्री चलती है जब वस्तु के बिकने की कोई संभावना नहीं थी। सो विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टीजमेंट स्टेबिलिटी इज मेंटेन इन सेल प्रोडक्ट विदाउट सीजन। पांचवा पॉइंट हमारा है माल ना बिकने से सामान पड़े रहने का जो व्यय होता है उससे मुक्ति हो जाती है। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द स्टॉक लाइंग इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रिडक्शन इन सेल। अगर माल नहीं बिकता है तो हमारा सामान हमारे पास पड़ा रहेगा, और जो सामान हमने ख़रीदा था, उधार लेकर हमने सामान ख़रीदा था, वो बेकार पड़ा हुआ है, इस पर ब्याज देना पड़ रहा है, तो इससे हमारे को हानि हो रही है। तो हम क्या करते हैं, बेकार में सामान को नहीं पड़ा रहने देते, हानि भी नहीं होने देते। हम लोग क्या करते हैं कि विज्ञापन करते हैं, और जो रुका हुआ सामान था वो विज्ञापन के माध्यम से पुनः बिकने लग पड़ता है और हम उस खर्चे से बच जाते हैं। लास्ट टॉपिक है भारत में विज्ञापन के पिछड़े होने के कारण, रीज़न फॉर द नॉन डेवलपमेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन इंडिया। भारत में विज्ञापन किस कारण से पिछड़ा हुआ है, क्यों डेवलप नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ एक पॉइंट है। पहला पॉइंट है अशिक्षा, इलिटरेसी। भारत में काफ़ी सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि लोग गांव में रहते हैं, अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो विज्ञापन में जो जानकारी दी जाती है उसको वो ग्रहण नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। अल्प व्यक्तिगत आय या लेस इंडिविजुअल इनकम, लोगों की इनकम ज़्यादा नहीं होती, इसलिए विज्ञापन के बड़े बड़े माध्यम जो है उनको वो नहीं ले पाते। ठीक है, इसलिए भी उनका प्रयोग नहीं, जैसे मैगजीन्स वगैरह नहीं खरीद पाते, इनकम उनकी कम है। ठीक है, हो सकता है न्यूज़पेपर ना खरीद पाएँ, या केबल कनेक्शंस या अच्छे चैनल्स जो है वो नहीं ले पाते, ऑर्डनरी चैनल ही देखते हैं। थर्ड पॉइंट यह है कि संचार साधनों का अभाव, लैक ऑफ फास्ट मीडिया। संचार साधन जो है कई क्षेत्रों में अभी तक उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर सिग्नल नहीं होते, अच्छे तरीके से वो देख नहीं पाते, तो हमारा विज्ञापन जो था वो उस स्थान तक प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता। चौथा पॉइंट है विज्ञापन एजेंसियों की कमी, लैक ऑफ द एडवर्टीजमेंट एजेंसी। एजेंसीज थोड़ी बहुत खुल रही हैं, परंतु अभी उतनी बड़ी मात्रा में और एक्सपर्ट एजेंसीज की हर कंपनी का विज्ञापन वो कर सकें, इतनी बड़ी मात्रा में विज्ञापन करने वाली कंपनी, एजेंसी मतलब कंपनियां अभी यहाँ पर नहीं हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है मिथ्या वर्णन की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ द फेक एडवर्टीजमेंट। क्योंकि कुछ एक कंपनियां जो हैं झूठे विज्ञापन करती हैं, लोगों को झूठ विज्ञापन करके वस्तु को बेचने का प्रयास करती हैं। जब वो ऐसी कंपनियों की वस्तुओं को लोग खरीद लेते हैं तो बाद में उन्हें मालूम चलता है कि विज्ञापन में तो इन्होंने कंपनियों ने झूठ ही बोला था। फिर क्या होता है कि ऐसे लोगों का, ऐसे ग्राहकों का जो पहले ठगे जा चुके हैं, उनका विश्वास उठ जाता है विज्ञापन पर से, और फिर आगे से विज्ञापन पर वो ध्यान नहीं देते। अगला पॉइंट है ग्रामीण जनता, बैकवर्ड एरिया, जहाँ पर कि हमारी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह शायद ना पहुँच पाएँ। भाषाई विविधता, डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेवन्थ पॉइंट हमारे को दिया गया। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है, हर राज्य की अलग भाषा है। तो यदि हम एक क्षेत्र के न्यूज़पेपर में, एक भाषा के न्यूज़पेपर में विज्ञापन देते हैं तो दूसरे क्षेत्र के लोग उसको शायद ना समझ पाएँ। लोगों की अल्प क्रय क्षमता, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, काफ़ी लोग गरीब हैं, और जिनके पास गरीब लोग होते हैं चाहे वो विज्ञापन भी देखें परंतु वस्तु को वो खरीद नहीं पाते हैं। इसके कारण भी विज्ञापन का प्रभाव उन पर ज़्यादा हो नहीं पाता है। प्रभाव होता भी है तो वो क्रय नहीं कर सकते, हमारी बिक्री नहीं बढ़ पाती।